अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी ने बताया, एक दफ़ा शाह साहब के पास अहमदनगर से कुछ लोग आए। उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव अहमदनगर है, हम लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में मुब्तला हैं। आज से तकरीबन 8 माह पहले हम लोगों ने अपने गांव में एक नई जगह खरीदी। हम लोगों के गांव में कुछ ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा दरख्त और झाड़ियां और बिल्कुल वीरान हिस्सा था। उस जगह की सफाई वगैरह करवा के जो मालकान थे उन्होंने इस जगह को बेचना चाहा, तो हम लोगों ने वो जगह खरीद ली, क्योंकि उस जगह से आहिस्ता आहिस्ता मेन रोड, गांव का जो मेन रोड है उस जगह के करीब लगता था। ये गांव का मेन रोड था जहां से गांव शुरू होता है और ये गांव का वो मेन रोड बनता था जहां पर गांव खत्म होकर अगला गांव शुरू होता है। तो हमें यह था कि इसके पास से रोड भी गुजर रहा है तो ये जगह हमारे लिए बेहतरीन होगी। हम लोगों ने वहां पर एक रकबा खरीद लिया, जगह हम लोगों ने लेकर रख दी। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर मिट्टी का अपना एक घर बनाया। वो घर हम लोगों ने इसीलिए बनाया कि उस जगह को हम लोग आबाद करना शुरू करेंगे कि आसपास जैसे लोग हैं वहां पर आना शुरू हो जाएंगे, उस तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। तो जो वीरानी है वहां पर, जो जगह बिल्कुल वीरान है, लोग उस तरफ आते जाते नहीं है, ये हिस्से भी आबाद होने लग जाएंगे। जब हम लोगों ने वहां पर घर की तामीर शुरू की, हमने सारी जमीन नहीं खरीदी थी, अभी आधी जमीन उन लोगों के हिस्से में थी, हमने आधी जमीन खरीदी थी। उसके बाद जब हम लोगों ने वहां पर तामीर शुरू की, तामीर में भी हमें बहुत ज्यादा मसले मसाइल आए। जब भी जो वहां पर मजदूर थे वो घर बनाने की कोशिश करते थे, सुबह जाते थे तो दीवारों के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान होते थे। वो बड़े हैरान होते थे कि इस तरफ आबादी नहीं है, बच्चे, हम दिन में कोई बच्चा देखते भी नहीं है, इसके बावजूद वहां पर दीवारों के ऊपर बच्चों के हाथों के निशान, बच्चों के पैरों के निशान, ये वहां पर बहुत ज्यादा होता था। फिर जब घर उन्होंने बनाया, घर बन गया, घर बनने के बाद जब कमरे बनाए गए, उन कमरों में से उन्हें आवाजें आती थी। ऐसे लगता था कोई पुकारता है, कोई बुलाता है, कभी किसी बच्चे की आवाज में, कभी किसी बूढ़े शख्स की आवाज में, कभी किसी औरत की आवाज में। ये मजदूर हम लोगों को किस्से कहानियां बताया करते थे। वो बहुत ज्यादा डरते भी थे। हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग खुद वहां पर जाएंगे, देखेंगे, अगर कोई ऐसा मसला, हम लोग जाते भी थे। वो कहते हैं कि ज्यादा मसले शुरू होते थे शाम के बाद, जब हम लोगों ने वहां पर कुछ कमरे भी बना लिए, 4 दीवारें भी बन गई। हम लोगों ने सोचा अब हमें वहां पर जाकर रात गुजारनी चाहिए, क्योंकि घर बिल्कुल नया बना था, खिड़कियां दरवाजे भी लग चुके थे, अभी कुछ हिस्सा और तामीर हो रहा था। वहां पर जैसे तामीराती सामान, ईंटें, मिट्टी, सीमेंट, दरवाजे, खिड़कियां, बहुत कुछ था। तो वो कुछ वहां पर चोरी भी हुई, तो हम लोगों ने वहां पर रात गुजारने का फैसला किया। जो ही हम लोग अपने उस मिट्टी के नए घर में जाकर हम लोगों ने रहना शुरू किया, वहां पर तो रात के वक्त समा ही कुछ और होता था। जो ही रात होती थी, पूरा गांव सुनसान, वीरान, दूर जिस तरह से रात के जो हशरात होते हैं उनकी आवाजें सिर्फ सुनाई देती थी, या कुत्तों के भौंकने की आवाजें। वीराने थे और उन वीरानों में बहुत ज्यादा आवारा कुत्ते भी होते थे। यहाँ तक कि जब हम लोग उस तरह जाते थे तो रास्ते में भी बहुत ज्यादा कुत्ते दिखाई देते थे। तो इसलिए हम लोग ज्यादा अंधेरे में बाहर भी नहीं निकल सकते थे। वो कुत्ते ऐसे कुत्ते थे कि जो हमलावर भी हो सकते थे। ऐसे लगता था जैसे उस घर को देखकर बहुत कुत्ते भौंकते हैं, रोते हैं। रात के वक्त भी ऐसा लगना जैसे घर के चारों तरफ कुत्ते भाग रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब वहां पर एक कमरा जो तामीर हुआ था, जहां पर हम लोगों ने सोना शुरू किया, या वहां पर हमने सोना था, उस कमरे में एक खिड़की भी थी। उस कमरे की खिड़की पहले तो हम लोगों ने बंद रखी, हम लोगों ने खोली ही नहीं। फिर जब वो बंद खिड़की थी, रात का टाइम ऐसा महसूस होने लगा जैसे खिड़की के ऊपर कोई दस्तक देता है।
वाज़े तौर पर खिड़की को कोई आकर खटखटाता है। एक दो बार तो हम लोगों ने पूछा भी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता था। जब टाइम देखते थे तो रात का पिछला पहर होना। फिर हम लोग डर के हम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को अपने पास यहाँ पर कोई असला भी रखना चाहिए। अगले दिन हम लोगों ने अपने पास असला वगैरह रखा। वो जिस तरफ वो खिड़की थी उस तरफ दरख्त भी थे। वहां पर हम लोगों ने एक लालटेन भी लगा दी कि रोशनी हो, अगर कोई यहाँ पर आता भी है तो उसको पता हो कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता है। अपनी हिफाजत के लिए हम लोगों ने पूरे इकदाम किए। हम 3-4 लोग थे जो वहां पर रात गुजार रहे थे। हम लोग बैठे कमरे में बातें कर रहे थे। हम लोगों को बाहर से ऐसा महसूस होने लगा जिस तरह से कोई औरत है और वो कह के मार मार कर हंस रही है। उस औरत के कह के गूंज रहे थे। हम लोगों ने जब किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी, हम लोग चुप हो गए और चुप होकर वो हंसने की आवाज सुनने लगे। जो ही हम लोग गौर करते, वो हंसने की आवाज बंद हो जाती, और जिस टाइम हम लोग बातें करना शुरू करते, हंसने की आवाज शुरू हो जाती। हम लोग बड़े हैरान। हम लोगों में से एक आदमी ने कहा कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि मसला क्या है, कौन औरत है यहाँ पर। वो जो था हम लोगों का, जो तीसरा हम लोगों के साथ आदमी था, हम लोगों का अपना कजन था, रिश्तेदार था, वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। उस घर की सीढ़ियां भी बन चुकी थी। जो ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, उसने छुप कर झांक कर देखना चाहा तो बाहर कोई भी नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, आवाजें उसी तरफ आती थी जिस तरफ वो खिड़की थी और हमने लालटेन लगाई थी। वो नीचे आया, उसने कहा कि बाहर कोई भी नहीं है। तभी वो जो हम लोगों का एक और कजन था, उसने कहा कि मामला कुछ और है, मुझे तो जिन्नात का असर लगता है। अभी उसने जिन्नात का नाम लिया ही था, इतनी भयानक बिल्ली के बोलने की आवाज आई, और ऐसा था जैसे कोई बिल्ली हमारे सहन में बोल रही है। बिल्ली मुसलसल बोल रही थी। कमरे का दरवाजा खुला था तो हम लोग क्या देखते हैं कि सामने दीवार के पास एक काली स्याह बिल्ली बैठी हुई थी। उस बिल्ली की आंखें बहुत डरावनी थी और बिल्ली जैसे हम लोगों को देखकर ही बोल रही थी। आमतौर पर बिल्लियों की तरफ उठकर जाए तो वो डर के भाग जाती हैं, लेकिन वो बिल्ली डर नहीं रही थी, मुसलसल उधर ही बैठी बोल रही थी। अगले दिन हम लोग जब घर गए, हम लोगों ने घर वालों को, बड़ों को, बुजुर्गों को ये बात बताई तो लोगों ने कहा कि भी वहां पर रात नहीं गुजारनी जब तक मुकम्मल घर नहीं बन जाता। जाओ, चक्कर लगाओ, बैठो, वापिस आ जाओ। फिर हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। हम 6-7 लोग जाते थे घर पर, कुछ टाइम गुजारते थे। मजदूरों के बाद 1-2 चक्कर लगाकर हम लोग भी वापिस आ जाते थे। इस तरह से घर की तामीर हो गई, घर बन गया। घर हम लोगों ने बनाकर फिलहाल बंद कर दिया। हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग गर्मियों के मौसम के बाद घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जो ही गर्मियों का मौसम खत्म हुआ, अक्टूबर का महीना आया, तो हम लोग उस घर में शिफ्ट होने लगे। घर बड़ा था। हम लोगों ने कहा कि चलो दोनों घर हो जाएंगे, एक घर इधर है, एक घर उधर है, नए घर पर भी चले जाया करेंगे, उसे भी आबाद करते हैं। हम लोगों ने वहां पर सामान रखा। मेरे बड़े भाई की शादी हुई है, वो अपने बच्चों के साथ उस नए घर में शिफ्ट हो गए। हम लोग भी खुश थे कि उस घर का भी दरवाजा खुल गया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 3। जो ही वो लोग वहां पर शिफ्ट हुए, जब घर में अभी सामान रख रहे थे, घर को खोला, अंदर गए, पूरे घर के फर्शों पर बच्चों के पैरों के निशान, दीवारों पर जैसे कोयले वाले हाथ होते हैं उनके निशान। अब वहां पर खाना ही नहीं बना तो कोयला कहाँ से आ गया। घर में बहुत ज्यादा कोयले थे, टूटे हुए कोयले, हड्डियां। हम लोग तो बड़े परेशान। घर की सफाई की, वो लोग शिफ्ट हो गए। जो ही वो लोग शिफ्ट हुए, बच्चों के साथ अजीबोगरीब मामलात शुरू हो गए। बच्चा उनका, एक बच्चा 8 साल का था, एक 6 साल का था, एक 5 साल का था। बच्चे पहले आपस में खेलते थे, अब बच्चे ऐसे खेलते थे जैसे वो बहुत से बच्चों के साथ खेल रहे हैं। यानी बड़ा बेटा अगर कोने में खड़ा है तो उधर किसी से देखकर बातें कर रहा है, उसको चीजें पकड़ा रहा है, फेंक रहा है। मेरी भाभी ने जब ये चीजें महसूस की तो उन्होंने कहा कि ये आपस में नहीं खेलते, ये ऐसा लगता है किसी और के साथ खेलते हैं। ये सारे तीनों भाई, कोई इस कोने में होता है, कोई इस कोने में होता है, और ये किसी को चीजें दे रहे होते हैं, आगे से कुछ चीजें इनको फेंकता भी है। तो जब उन्होंने पूछा तो बच्चों ने कहा कि यहाँ पर बहुत से बच्चे आते हैं। सारे हैरान, बच्चे कहाँ से आते हैं? तो बताते थे बच्चे सीढ़ियों से आते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं, हमारे साथ खेलकर सीढ़ियों में ऊपर चले जाते हैं। ऊपर भी एक कमरा बनाया हुआ था। ऊपर जाकर जब सारा कुछ देखा, ऊपर भी कमरे में वही कोयले और हड्डियां, सफाई भी अभी की है, इसके बावजूद वो कोयले और हड्डियां उस घर में थे। फिर क्या काम शुरू हो गया। शदीद सर्दी में इतनी ठंड होती थी कि कोयले जलाकर कमरों को गर्म करना पड़ता था। उस सर्दी की आधी रात में
ऐसे लगता था कि जैसे घर के चारों तरफ पाँव में पायल पहने कोई छन छन करता चलता है। भाभी कहती है रात के पिछले पहर में जब भी आंख खुलती है बाहर कोई ना कोई चल रहा होता है। उसके चलने की, उसके कदमों की आहट इतनी भयानक है, इतनी भयानक है, ऐसे लगता है जैसे कोई औरत है और वो बहुत अजीब तरह से पाँव रखती है। भाभी कहती मैं उस कमरे में सो रही थी, मुझे खिड़की के पास किसी औरत के पहले हंसने की आवाज आई, फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई सरगोशी कर रही है, जैसे कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, फिर मुझे कुछ जैसे रोने की आवाजें आने लग गई। भाभी बड़ी परेशान होगी कि ये कौन औरत है, किसकी आवाजें हैं। वो कहती है मैंने खिड़की खोलकर देखा, मैंने बाहर एक औरत को खड़े देखा दरख्त के पास। उस औरत ने पीले कलर का लिबास पहना हुआ था और उसके खासे लंबे बाल थे। औरत सामने खड़ी थी, मेरी तरफ उसकी कमर थी। भाभी बहुत ज्यादा डर गई, भाभी ने खिड़की बंद कर ली। उसी रात मेरी भाभी को ख्वाब आया और वो ख्वाब में कहती है तुमने हमारे घर पर अपना घर बनाया है, ये हमारी जगह है, यहाँ पर हम रहते हैं, इस घर को छोड़ दो, यहाँ पर हम आबाद है, हमारा खानदान रहता है, हमारे बच्चे रहते हैं जो तुम्हारे बच्चों के साथ खेलते भी है। और भाभी कहती है वो औरत ऐसी जगह पर खड़ी है जैसे आसपास बहुत कब्रें हैं, कोई कब्रिस्तान है। वो औरत कब्रिस्तान में खड़ी है, पुराने जमाने का कोई कब्रिस्तान है। उन कब्रों के ऊपर जो वहां पर कतबे लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई और जुबानें लिखी हुई हैं और वहां पर बहुत से बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। उनके चेहरे बहुत डरावने हैं, काले रंग के चेहरे हैं, जैसे उनकी खौफनाक चमकती आंखें हैं, किसी के दांत बाहर है, किसी के पीछे बहुत लंबी दुम है। भाभी जाग गई, कहती जब मैं जागी तो उस टाइम भी मुझे खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। फिर उसके बाद फजर की अजान शुरू हो गई। भाभी जागी, कहती है जो ही मैं वजू करने के लिए बाहर गई तो गीले पैरों के निशान थे छोटे बच्चों के, और वो गीले पैरों के निशान नलके के पास से ऊपर जा रहे थे छत की तरफ। भाभी ने ये बात सुबह सबको बताई तो सबने ये कह दिया कि तुमने बातें सुनी है तो इसलिए तुम वहम कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ, बच्चों ने भी कहा है कि यहाँ पर बच्चे नजर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ मामला है, हमने तो यहाँ पर नहीं रहना। उसके बाद सेन में नलका लगा हुआ था, जो ही रात का टाइम होना सेन के नलके को किसी ने चलाना शुरू कर देना, बच्चे के हंसने की आवाजें आना। भाभी कहती है कि मेरी आंख खुली, मैंने बाहर एक बच्चे को देखा, काला सा बच्चा था, छोटा सा, सेन में नलके के पास खड़ा था। वो उसके बाद उन्होंने फौरन से अपने शोहर को जगाया कि बाहर देखें, बाहर सेन में मुझे एक बच्चा नजर आया, नलके के पास खड़ा है। भाई जब जागे तो भाई कहते हैं कि मैंने बच्चा नहीं देखा, मुझे ऐसा लगा कोई बड़ी तेजी से भागकर दीवार के पास गया और गायब हो गया। एक काले रंग का हेबला सा था, वजूद सा था। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। दिन के टाइम हमने चारों तरफ जाकर देखा है, हमें वहां पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्रें हैं, कुछ कब्रों के आसार मिले हैं, कुछ टूटे हुए हमने कतबे भी देखे हैं। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या जगह थी, वो कौन सी जगह थी जो हमने खरीदी और हमने घर बनाया। शाह साहब ने जब सारी बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि वो एक कदीम पुराना कब्रिस्तान था और ये जरूरी नहीं कि वो कोई मुसलमानों का कब्रिस्तान था। अगर कतबों पर कोई और जुबानें लिखी है, हो सकता है कि वो जैसे क्रिश्चियन होते हैं उनका कब्रिस्तान हो सकता है कि वो किसी और मजहब के हो, उनका कब्रिस्तान हो। आबादियां तो बहुत जमाने पहले की भी है, जब पाकिस्तान अभी तकसीम हिंद से पहले, तब की भी बड़ी आबादियां थी, बहुत से लोग थे। अब पता नहीं वो कौन सा कब्रिस्तान था, ये आप लोगों को लोगों से पूछना पड़ेगा। उन लोगों से जब पूछा जिन्होंने वो जमीन दी थी, पहले तो वो माने ही नहीं। फिर जब हम लोगों ने उनको बताया, कार्रवाई की, शाह साहब ने निशानदेही की कि पहले पता करके कि वो जगह है क्या। वहां पर गए, उनसे पूछा, उनको पुलिस वगैरह का जब डर दिया तो उनका ये कहना था कि ये जमीन हमें बहुत अरसा पहले हमारे बड़ों को मिली थी। यहाँ पर पूरा जंगल का हिस्सा था और यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 कोई पारसी, जैसे पारसी होते हैं, उनकी कब्रें थी। ये पारसियों की कब्रें थी जो मिसमार करके फिर हम लोगों ने यह रकबा बड़ा कर दिया और ये जगह हमने बेच दी। तो सबसे पहले हमने वही जगह खत्म की थी, वो जो पारसी कब्रें थी उनको खत्म किया और ये जगह हमने आपको बेच दी। फिर वो लोग शाह साहब के पास वापस आए, उन्होंने बताया कि वो पारसी थे जिनकी कब्रें थी, जिनके ऊपर हम लोगों ने वो घर बना दिए।
शाह साहब ने कहा कि कोई भी कब्रिस्तान हो, किसी भी मजहब का हो, वो रिलीजन कोई भी हो उनका, जब भी किसी जगह पर किसी मुर्दे की तदफीन होती है, वहां पर जब किसी भी इंसान की आखिरी रसूमात होती हैं, उन जगहों को कोई आबाद नहीं कर सकता। अगर उन जगहों को आबाद करने की कोशिश की जाए तो वहां पर असरात होते हैं। वो पता नहीं किस जमाने का वो कब्रिस्तान था, कब से वो वीरान था। आसपास दरख्त थे, दरख्तों के ऊपर जिन्नात होते हैं, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं इनके ऊपर भी जिन्नात रहते हैं। उनको काट के, उनको तोड़ के, उन कब्रों को खत्म करके, कुछ ऐसी पुरानी कब्रें जिनमें सुराख हो जाते हैं, जो वहां पर जाते नहीं हैं, गिर जाती हैं, उन कब्रों में भी बाज़ औक़ात लोग जादू के अमलियात कर जाते हैं और फिर जिन्नात अपना असर करते हैं वहां पे, जो जादू के अमलियात किए जाते हैं। ये जो मखलूक़ात है, इनको इस तरह से निकालना इतना आसान नहीं है। शाह साहब ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद शाह साहब ने कहा कि जो आपका घर है, उस घर की मुझे मिट्टी ला कर दे। पहले मैं उस मिट्टी के ऊपर पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के बाद मैं उस मिट्टी के ऊपर एक तावीज जलाऊंगा। अगर तो तावीज को आग लग गई तो अमल किया जाएगा, और अगर तावीज को आग ना लगी तो फिर अमल नहीं किया जाएगा, फिर आप लोगों को घर छोड़ना होगा। वो लोग गए, 2-3 दिन के बाद आए, अपने घर की मिट्टी लेकर आए। शाह साहब ने मिट्टी अपने पास रखी। शाह साहब ने मिट्टी के ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर दी। मिट्टी का रंग पहले बिल्कुल नॉर्मल था, थोड़ी देर के बाद उसका कलर थोड़ा स्याह सा होने लग गया, जैसे राख का कलर होता है। शाह साहब ने एक तावीज निकाला और उस तावीज को जो ही उस मिट्टी के ऊपर रखकर जलाने की कोशिश की, उसको आग नहीं लगती थी। अगर आग लगती भी थी तो बुझकर धुआं बन जाता था। बारहा कोशिश के बावजूद उस तावीज को आग नहीं लगी। शाह साहब ने कहा कि वहां पर अमल नहीं किया जा सकता। अगर वहां पर मैंने जाकर अमल किया, उस चीज को निकालने की कोशिश की, तो वो आप लोगों को जानी नुकसान दे देंगे। वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं, उनके पूरे पूरे कबीले हैं, पूरे पूरे खानदान हैं, और उनको निकालना इतना आसान नहीं है। वो आज से नहीं, अरसे कदीम से वो वहां पर मौजूद है। अगर आप लोगों ने अमल करवाया, मुझसे या किसी से भी करवाया, तो अमल के ठीक 11वें दिन वो आप लोगों को नुकसान देना शुरू कर देंगे। और मैं ऐसा कोई भी अमल नहीं करता जिससे किसी को नुकसान हो। बेहतर यही है कि उस जगह को छोड़ दें, उस जगह को आप लोग आबाद ना करें। जिन लोगों से आप लोगों ने वो जगह ली है, उन लोगों को ही वो जगह वापस कर दें और उस जगह को भूल जाए। फिर वो लोग वहां से चले गए। कुछ अरसे के बाद वो लोग वापस आए और उनका ये कहना था कि हम लोगों ने उन लोगों पर केस किया जिन्होंने हम लोगों को ऐसी जगह दी और वो घर वीरान हो गया। गांव के लोग बताते हैं, शाह साहब कहते हैं कि बहुत से लोग उस गांव में बाद में भी आए जो ये कहते थे कि उस घर के आसपास ऐसा महसूस होता है कि रात भर कोई औरत चक्कर लगाती है और वो काले रंग की बिल्ली उस घर के छत के ऊपर बैठी, दीवारों पर बैठी रोती रहती है। कोई भी खौफ के मारे उस साइड पर नहीं जाता। कोई नहीं जानता कि क्यों वहां से अक्सर धुआं उठता रहता है। कोई आग नहीं जलाता, कोई सिर्फ जाता ही नहीं है, लेकिन जब भी वो औरत नजर आती है उसके बाद उस जगह से धुआं उठने लग जाता है। तो ये उस गांव की एक कहानी थी कि किस किस तरह से लोग कैसी कैसी जगहों पर लोगों को वो दे देते हैं और वो लोग अपने घर बना लेते हैं। हमेशा कोई जगह खरीदें, कोई जगह लें तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और तब जाकर ऐसी जगहों को खरीदें। ये थी आज की खौफनाक कहानी, नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोगों को नाना जी की आज की कहानी कैसी लगी? आप लोग मेरी स्टोरीज को बहुत पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और मेरे चैनल की स्टोरीज को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।